हेलो बेटा, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। लास्ट एक हमारा पॉइंट रह गया था, उसको पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल होते हैं, ठीक है। ओनली द केमिकल कंपोजिशन जो बना होगा प्रोटीन और लिपिड से, कुछ अमाउंट में क्या होगा, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होगा। वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग सेल होगी, जैसे कि अभी बात करी थी अपन ने इरिथ्रोसाइट के बारे में, मतलब आरबीसी के बारे में। तो जनरल जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था हमने, क्या बोला था कि लगभग सर 58% क्या होगा, बोले सर 58% उसके अंदर होगा प्रोटीन। लेकिन मुझे बताओ इरिथ्रोसाइट के अंदर प्रोटीन कितना होगा, बोले सर 52% होगा। अरे आई नहीं आई बात समझ में, किसी को तकलीफ है? तो ये सारे तीनों पॉइंट सभी बच्चों के कवर है। फर्स्ट पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों बोला मैंने कि जितनी भी सेल्स होती है सबके पास क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक। ये क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी वो प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक दोनों की क्या होगी बेटा, सेम। ओनली द केमिकल कंपोजिशन वेरीज अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो अलग अलग टाइप की सेल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा बेटा, अलग अलग। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ, जैसे अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट थे पहले, उन्होंने सबने स्टडी करी, रिसर्च करी किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और अलग अलग मॉडल दिए। तो टोटल हमारे हमको पढ़ने हैं नीट के अंदर 3 मॉडल। कितने मॉडल पढ़ने हैं, 3 मॉडल। फर्स्ट मॉडल कौन सा है हमारा, सैंडविच मॉडल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सैंडविच मॉडल। खाने वाला सैंडविच नहीं है, ठीक है। सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेवसन और डैनियल ने। किसने दिया, डेवसन और डैनियल ने। आई नहीं बात समझ में, कब दिया है, 1935 में दिया सर। कब दिया बेटा, 1935 में। अब देखो डेवसन डैनियल ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 लेयर। अब देखो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, तो मुझे बताओ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कितनी लेयर दिख रही है। बोले सर फर्स्ट लेयर, ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, ये हो गई हमारी सेकंड लेयर, और ये हो गई हमारी थर्ड लेयर। बोले सर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 3 लेयर मिलके मेरी क्या बनाएगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी को कंफ्यूजन है? बोले सर कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चलो। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर विच कंटेन, क्या बोला, विच कंटेन बाई मॉलिक्यूलर लेयर, मतलब 2 मॉलिक्यूल की लेयर होगी, किसकी, लिपिड की। लिपिड के कितने मॉलिक्यूल की लेयर होगी बेटा, 2 मॉलिक्यूल की। तो क्या बोला, बाय मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविचेड बिटवीन द 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। अब मुझे बताओ सैंडविच होता है नहीं होता अपना, तो सैंडविच के अंदर क्या होता है, 2 ब्रेड के पीस होते हैं, उसके बीच में अपन आलू का पेस्ट भरते नहीं भरते। अरे आई यही बात समझ में। तो इसी तरीके से इसकी बात करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में क्या भरे होंगे बेटा, प्रोटीन। क्या भरे होंगे, प्रोटीन। ये बात आई नहीं समझ में, बोले सर ये बात आ गई समझ में। एक बार आप ऐसा करो, साइज और बता दो हमको। तो बेटा जो फर्स्ट प्रोटीन की लेयर है इसका साइज होगा 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। सेकंड लेयर का भी साइज कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, जो किसकी है, प्रोटीन की। लेकिन बीच की जो मेरी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की जो मेरी मैप वो है, स्ट्रक्चर है, उसका साइज होगा बेटा 35 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 35 एंगस्ट्रॉम। आई नहीं बात समझ। बोले सर प्रोटीन की दोनों लेयर्स के साइज अगर हम जोड़ेंगे तो आ गया मेरा 40 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड की लेयर का साइज अगर मैं जोड़ूंगा तो वो आएगा सर 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल सेल मेम्ब्रेन का साइज कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर तकलीफ है किसी को? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। डेवसन डैनियल ने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना उसके अंदर क्या होगा बेटा, 3 लेयर्स होगी। कितनी लेयर्स होगी, 3 लेयर। 2 लेयर तो होगी प्रोटीन की, 1 लेयर किसकी होगी, लिपिड की। लेकिन कैसी होगी लिपिड की, बाई लेयर। आई नहीं आई बात समझ में। तो टोटल साइज कितना आया, 75 एंगस्ट्रॉम। अब देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड रुको। देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं लिपिड की बाइलेयर। किसकी बाइलेयर बना रहे हैं, लिपिड की बाइलेयर। आई नहीं आई बात समझ में। तो मैंने बना दी बेटा लिपिड की बाइलेयर। अब देखो आप एक चीज, आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर लिपिड की बाइलेयर इसी तरीके से अरेंज क्यों है, इसको हम दूसरे तरीके से अरेंज क्यों नहीं कर सकते? अरे यस और नो। तो जो मेरी लिपिड की बाइलेयर होती है वो बनी होती है बेटा एक तो ग्लिसरॉल से। किससे मिलके बनी होगी, ग्लिसरॉल से। एक मिलके बनी होगी फैटी एसिड से। तो ऊपर वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा बेटा ग्लिसरॉल। क्या होगा, ग्लिसरॉल। नीचे वाला टेल वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा बेटा फैटी एसिड। क्या होगा, फैटी एसिड। इसका मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, लिपिड बना रहे हैं, नहीं बना रहे।
तो लिपिड 1, लिपिड 2, लिपिड 3, ऐसे बहुत सारे मिलके क्या बना रहे हैं, लिपिड की एक लेयर। नीचे भी ऐसे बहुत सारे लिपिड मिलके क्या बना रहे हैं, लिपिड की सेकंड लेयर। तो टोटल क्या बन गई, लिपिड की फर्स्ट लेयर एंड लिपिड की सेकंड लेयर। तो दोनों मिला के क्या बोल सकता हूं मैं, लिपिड बाइलेयर। क्या बोल सकते हैं बेटा, लिपिड बाइलेयर। इतनी कहानी आई नहीं आई समझ में? बोले सर इतनी कहानी समझ में आ गई, लेकिन आप हमको ये बता दो ये इसी तरीके से अरेंज क्यों है, इनको हमने इस तरीके से अरेंज क्यों नहीं कर रखा। अरे आई नहीं बात समझ में? तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में रुको एक सेकेंड, इसको रफ कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, देखो अब बेटा सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। ऊपर हेड वाला पार्ट किसका बना है? बोले सर हेड वाला पार्ट बना है ग्लिसरॉल का। किसका बना है? बोले सर ग्लिसरॉल का। टेल वाला पार्ट सर बना है हमारा फैटी एसिड का। अब एक चीज ध्यान रखना, दो एंड होते हैं, कितने एंड है? दो। एक तो होगा हेड, एक होगा टेल। जो मेरा हेड होगा, क्या होगा बेटा? हेड, वो होता है मेरा हाइड्रोफिलिक। क्या होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक। अरे सुनो, जो मेरा टेल वाला पार्ट है वो होता है बेटा हाइड्रोफोबिक। कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। अब फोबिक का मतलब क्या? बोले सर फोबिया, फोबिया मतलब डर लगना। इसका मतलब जो मेरा टेल वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? टेल वाला, जो किसका बना है बेटा? फैटी एसिड का। किसका बना है? फैटी एसिड का। उसका नेचर क्या है? वो है हाइड्रोफोबिक। क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वो पानी से दूर रहेगा। किससे दूर रहेगा? पानी से दूर रहेगा। और जो मेरा हेड वाला पार्ट है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक। जो किसका बना है? ग्लिसरॉल का। बोले सर वो होता है पानी से अट्रैक्ट। अरे आई नहीं बात समझ में? अब वापस से चलते हैं एक बार सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम पे। तो मुझे बताओ यहाँ प्रोटीन की लेयर दिख रही है, दोनों बीच में किसकी लेयर दिख रही है? लिपिड की। तो मुझे बताओ ये बेटा, अगर मैं प्रोटीन्स के बीच में कोई स्पेस बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ? स्पेस, कोई जगह बना दी, जिससे क्या होगा, किसी दूसरी सेल से इस सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, यस और नो। जैसे मैं कह देता हूँ कि दूसरी सेल से फूड आ रहा है सेल के अंदर, अरे यस और नो। तो मुझे बताओ किसको पास करते हुए आएगा? बोले सर वो पास करते हुए आएगा सेल मेम्ब्रेन को। किसको पास करते हुए आएगा? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर तकलीफ है? बोले सर इसके अंदर भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे बताओ अगर मैं ये टेल वाला पार्ट ऊपर बना दूंगा, टेल वाला पार्ट कहां बना देता हूं? ऊपर। तो मुझे बताओ यह इसकी पानी से लड़ाई है नहीं है? बोले सर इसकी तो पानी से लड़ाई है। क्यों? क्योंकि ये कैसा पार्ट है बेटा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। कैसा पार्ट होगा ये? हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इसका नेचर क्या है? पानी से दूर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ये पानी से दूर। आई नहीं आई बात समझ में? और इसका नेचर क्या है? ये पानी से चिपक के रहता है, पानी के पास रहता है। इसलिए क्या बोल देते हैं? हेड वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट, टेल वाले पार्ट को बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। अरे यस सुनो, आई नहीं आई कहानी समझ में? तो मुझे बताओ अगर मैं इनको इस तरीके से अरेंज करूंगा, तो मुझे बताओ जैसे इस सेल में के अंदर पानी आया दूसरी सेल के अंदर से, जैसे सेल ए हो गई है मेरी, ये सेल बी हो गई, तो सेल बी से किसके अंदर पानी आ रहा है? सेल ए के अंदर, बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके थ्रू आ रहा है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस केस के अंदर जो मेरा हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा नहीं होगा? बोले सर ये सेल मेम्ब्रेन है ना, अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? सेल मेम्ब्रेन अनस्टेबल। चलो आगे देखते हैं। अब देखो की फीचर क्या है डेल्सन डेनियल मॉडल के, जिसने सैंडविच मॉडल दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास किसकी लेयर होगी बेटा? एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। सैंडविचेज बिटवीन द टू प्रोटीन्स लेयर। और किसके बीच में होगी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर? बोले सर दो प्रोटीन लेयर के बीच में होगी। ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? PLLP मॉडल। अरे यस बोलो, ऐसा मैंने क्यों बोला? सबसे बाहर वाली लेयर किसकी होगी? बोले सर सबसे बाहर वाली लेयर होगी हमारी प्रोटीन की। उसके अंदर वाली लेयर किसकी होगी? लिपिड की। पर बोले सर लिपिड की बाई लेयर होती है, मतलब लिपिड की कितनी लेयर होगी? दो। तो सेकंड लेयर कौन सी हो गई मेरी? लिपिड। थर्ड लेयर भी कौन सी हो गई मेरी? लिपिड। एंड नीचे की जो लेयर होगी लास्ट वाली, वो किसकी होती है? बोले सर वो भी प्रोटीन की होगी। अरे यस बोलो, तो इधर से मैंने ले लिया PLLP। तो कैसा मॉडल कह सकता हूँ इसको मैं? PLLP मॉडल। किसी को कोई तकलीफ है? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। इतना हमारे समझ में आ गया कि इसको PLLP मॉडल क्यों बोलेंगे। अगर एग्जाम में आ गया PLLP मॉडल किसने दिया? बोले सर इसका सिंपल सा आंसर है डेल्सन और डेनियल ने दिया। ठीक है, अब आ जाओ फोस्फोलिपिड नेचर। किसकी बात कर रहे हैं? फोस्फोलिपिड के नेचर की। ये जो बीच वाली लेयर थी ना हमारे, उसके नेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा? एम्पीपैथिक मॉडल है। कैसा मॉडल है? एम्पीपैथिक मॉडल। जो उसके पास क्या होगा? एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, एक होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। कितने पार्ट हो गए? दो। एक तो होगा हाइड्रोफिलिक, एक होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलेंगे बेटा पोलर पार्ट। कैसा पार्ट बोलेंगे? पोलर। इसको क्या बोलेंगे अपन?
नॉन पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे बेटा? नॉन पोलर पार्ट। अब देखो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक हेड, प्रोटीन लेयर, हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड। अब देखो क्या कह रहा है, एक बार देखो क्या कह रहा है ये, जो मेरे ऊपर, किसके ऊपर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के ऊपर कौन सी लेयर होगी? बोले सब प्रोटीन की लेयर होगी। किसकी लेयर होगी? प्रोटीन की लेयर। ये वाला पार्ट कौन सा? बोले सर ये वाला पार्ट है मेरा हेड। कौन सा पार्ट है? हेड। ये कैसा है? पोलर है नॉन पोलर? बोले सर ये पोलर है। तो ये जो पोलर वाला पार्ट है और जो प्रोटीन वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, कनेक्टेड। क्या रहेंगे? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। और कौन से बॉन्ड मिलेंगे इनके बीच में? इनके बीच में मिलेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड मिलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे चलते हैं, देखो अभी एक सेकेंड आगे। फिर आ जाओ हाइड्रोफोबिक टेल। अब देखो ये आपको हाइड्रोफोबिक टेल्स दिख रही है दोनों, इन दोनों के बीच में भी तो कोई बॉन्ड होगा ना, तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे? तो बेटा इन दोनों के बीच में मिलता है वंडरवॉल फोर्स। कौन सा फोर्स मिलेगा? वंडरवॉल फोर्स। तो सबसे पहले मुझे बताओ प्रोटीन लेयर और हेड वाला पार्ट है जो कैसा है? हाइड्रोफिलिक, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा सर? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो मेरी लिपिड की बाइलेयर है, तो जो लिपिड की बाइलेयर एक दूसरे से टच करेगी, किसके थ्रू टच करेगी? बोले सर टेल्स के थ्रू टच करेगी। तो टेल्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलेंगे हम वंडरवॉल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? वंडरवॉल फोर्स। अब देखो नीट के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आ सकता है। सैंडविच को क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मॉडल was proposed by the Davidson Daniel 1935 but it was later replaced by the fluid mosaic model Singler and Nicholson। अब क्या हुआ बेटा? मैंने क्या बताया, कितने मॉडल आए सेल मेम्ब्रेन के? 3 मॉडल आया। बोले सर फर्स्ट मॉडल कौन सा आया? सैंडविच मॉडल। कौन सा आया? सैंडविच मॉडल। किसने दिया? डेविसन एंड डैनियल। उसके बाद में आया हमारा सेकंड मॉडल, उसके बाद में आया हमारा थर्ड मॉडल। तो बेटा जो फर्स्ट मॉडल था ना, उसके अंदर कुछ कमी थी। क्या कमी थी? बोले सर वो बता नहीं पाया कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर पार्टिकल जाएगा कैसे, कोई प्रोटीन चैनल होंगे या कोई रास्ता होगा, गेट होगा, क्या होगा? तो इसके अंदर वो कमी है नहीं है। इसने केवल क्या बताया कि दो तो प्रोटीन की लेयर होगी, उसके बीच में लिपिड की बाइलेयर होगी। ये बता ही नहीं पाया कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में परमिएबिलिटी कैसे होगी, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा। अरे यस और नो। तो ये मॉडल क्या हो गया बेटा हमारा? फेल। तो फेल होने का रीजन समझ में आ गया। ये क्या नहीं बता पाया? सेल की सेलेक्टिविटी, परमिएबिलिटी के बारे में। तो सेकंड मॉडल आया हमारा क्या? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा मॉडल आया बेटा? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया? ये दिया बेटा मेरा रॉबर्टसन ने। किसने दिया ये मॉडल? मेरा रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने क्या बताया? According to this model, all the cellular organelle member are structurally and functionally similar. Differences in chemical and size। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यार जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी सेल है, अलग अलग तरीके की, आई यही बात समझ में, वो क्या केमिकली और साइज के रूप में देखेंगे ना, तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी क्या है, लगभग शेप और साइज में तो सिमिलर है। बोथ ऑफ द अबव मॉडल आर रिजेक्टेड। तो इसने क्या करा बेटा? दोनों के दोनों मॉडल रिजेक्ट कर दिए। क्या करा इसने? दोनों के दोनों मॉडल रिजेक्ट कर दिए। किसने करे? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने करा? सिंगर एंड निकोलसन। तो डेविसन एंड डैनियल का और रॉबर्टसन का, दोनों का मॉडल क्या हो गया? फेल। और फेल होने का रीजन क्या है? बोले सर ये भी नहीं बता पाया कि जो मेरा सेल होगा उसके अंदर किसी दूसरी सेल से फूड कैसे आएगा, प्रोटीन का ट्रांसफर कैसे होगा, उनके बीच में चैनल होंगे, पाथ होंगे, किस तरीके से दो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और सेल मेम्ब्रेन में से वो सारी चीजें कैसे पास होगी। तो ये दोनों बताने में क्या हो गया बेटा? फेल। The detailed structure of the membrane was studied only the advent of the electron microscope in 1950। अब देखो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी कब हुई बेटा? हुई 1950 में। कब हुई है? 1950 में। तो 1950 के बाद लोगों ने क्या करा? साइंटिस्ट ने सेल की स्टडी करी। किसकी स्टडी करी? सेल की स्टडी। तो उनको अलग अलग सेल ऑर्गेनल दिखे, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इनको सब कब देख पाए? जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हो चुकी थी। तो बाद में दो साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने बताया कि यार सेल मेम्ब्रेन होती कैसे, कैसे बताया उन्होंने? इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके। Meanwhile, a chemical study on the cell membrane, especially in the human RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो साइंटिस्ट ने क्या करा? केमिकल स्टडी करी। क्या करी बेटा? केमिकल स्टडी। अरे जैसे हम भी कर सकते हैं ना, इस रूम में मैं कर देता हूँ अंधेरा, अब मुझे चेक कर दिए क्या कि इस रूम के अंदर दीवार है नहीं, तो मैंने बॉल को लेकर फेंक दिया सामने। अगर बॉल लौट के आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने क्या कोई दीवार है नहीं है। तो बोला इसी तरीके से क्या करा साइंटिस्ट, सेल मेम्ब्रेन को देख तो नहीं पाए लेकिन केमिकल्स के थ्रू स्टडी करी है। किसकी?
आरबीसी के बारे में, लेकिन उनके पास क्या अवेलेबल नहीं था बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसकी स्टडी सेल मेम्ब्रेन की फिर फर्दर बाद हुई। अब देखो थर्ड मॉडल हो गया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल। कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसने सारी चीज बता दी कि सर इंटरसेलुलर ट्रांसफर होगा ना, मतलब दो सेल के बीच में ट्रांसफर, उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर ट्रांसफर। तो इसने बता दिया इंटरसेलुलर ट्रांसफर कैसे होगा, अभी देखेंगे ना। साइंटिस्ट का नाम क्या था? सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम था? सिंगर एंड निकोलसन। कब स्टडी करेंगे इन्होंने? 1972। कब की बात है बेटा? 1972। ठीक है। This is latest model, widely accepted model for the structure of the plasma lamella और plasma membrane या फिर cell membrane। तो बेटा ये जो लेटेस्ट मॉडल है ये अभी भी आज के टाइम में हमारे क्या अप्लाई करते हैं साइंटिस्ट, इसी के थ्रू स्टडी करते हैं, इसी को मानते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन आर अरेंज इन द फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। फिर से क्या कह रहा है? ये भी वही बात कह रहा है जो किसने कही है? सिंगर एंड निकोलसन ने। अरे आई नहीं बात समझो। तो सिंगर निकोलसन क्या कह रहा है? बोले सर जो डेविसन डेनियल था ना, उन्होंने भी क्या कहा था? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। किसकी बाइलेयर होगी? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। तो ये भी क्या कह रहा है कि बोले सर इसके अंदर भी फॉस्फोलिपिड की क्या होगी बेटा? बाइलेयर। आई नहीं यही बात समझ में? अरे ये सुनो, मुझे बताओ, अपन ने जब डेविसन डेनियल मॉडल पढ़ा था तो प्रोटीन और जो हेड वाला पार्ट है जो कैसा हाइड्रोफिलिक कैसा है, इनके बीच में बॉन्ड था, उसको नाम क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम था बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा था, अट्रैक्शन, जिसको क्या बोल रहे थे? वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोल रहे थे? वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स या वंडरवॉल फोर्स। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है सिंगर निकोलसन? ये भी कह रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, वो बाइलेयर में जमा होते हैं। कैसे जमा होते हैं बेटा? बाइलेयर में। आई नहीं आई बात समझ में? इन मोज़ेक पैटर्न। कौन से पैटर्न होंगे बेटा? मोज़ेक पैटर्न में। इसको आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो मेम्ब्रेन इज टर्म एज द प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब मुझे बताओ, जैसे क्या बहुत बड़ा ओशियन है, क्या है बेटा? बहुत बड़ा ओशियन। अब इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ? आइस क्यूब। क्या डाल देता हूँ? आइस क्यूब। तो मुझे क्या आइस क्यूब के पीसेस दिखेंगे उस ओशियन के अंदर? नहीं दिखेंगे। बोले सर दिखेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि जो फॉस्फोलिपिड का क्या है? ओशियन है। क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड का ओशियन। जैसे मैंने बना दिया क्या? ये हो गया मेरा फॉस्फोलिपिड का ओशियन। आई नहीं बात समझ में? अरे ये सुनो, क्लियर है सभी को? अब देखो मैंने किसका ओशियन बना दिया बेटा? फॉस्फोलिपिड का। किसका? फॉस्फोलिपिड का। देखो एक सेकेंड। तो इन्होंने क्या कहा कि यार जो फॉस्फोलिपिड का ओशियन है ना, जो लिपिड की बाइलेयर है, उनके बीच में कुछ प्रोटीन्स पड़े रहेंगे। कौन पड़ा रहेगा बेटा? प्रोटीन। इस तरीके से यहाँ अरेंज होंगे प्रोटीन। अरे ये सुनो, आई नहीं बात समझ में? तो क्या बोला इन्होंने? प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड के सी के अंदर किसके आइसबर्ग मिलेंगे? प्रोटीन के। और गुलाब जामुन प्रोटीन इन ए कंसंट्रेट। देखो जैसे अपना गुलाब जामुन होता है नहीं होता? बोले सर वो चीनी होती है, गोल से होता है, उसके अंदर कौन पड़े रहते हैं? गुलाब जामुन। इसी तरीके से क्या है? फॉस्फोलिपिड है बहुत सारा, और उसके अंदर कौन पड़ा रहेगा बेटा? प्रोटीन। आई यही पिक्चर समझ में? बोले सर इमेजिन तो कर लिया ये डायग्राम हमने। सॉल्यूशन फॉस्फोलिपिड ऑफ शुगर। इसका मतलब क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन पड़ा रहेगा बेटा? प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड के बारे में देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मुझे बताओ फॉस्फोलिपिड कितना मिलता है एक सेल के अंदर? बोले सर अभी देखा था हमने 40% मिलता है, बिकॉज इट फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ध्यान रखना फॉस्फोलिपिड किसी भी सेल के लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो ऐसा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं बन रहा सेल मेम्ब्रेन का, ये किसकी वजह से बन रहा है? प्रोटीन की वजह से बन रहा है या फॉस्फोलिपिड की वजह से बन रहा है? बोले सर ये बन रहा है फॉस्फोलिपिड की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है बेटा? फॉस्फोलिपिड की वजह से। इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका? बोले सर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा इसके अंदर लिपिड का। किसका होगा? लिपिड का। चलो आगे चलते हैं। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं। किसका डायग्राम है? ये है बेटा सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। किसका डायग्राम है? सेल मेम्ब्रेन का। किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन। अब देखो इस डायग्राम के अंदर ये आपको बहुत सारे लिपिड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? तो लिपिड की मुझे बताओ कितनी लेयर से दिख रही है आपको? बोले सर मुझे यहाँ पर लिपिड की 2 लेयर दिख रही है, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। आई नहीं बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मिलेगी। कितनी लेयर मिलेगी बेटा? बाइलेयर। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऐसे गोले गोले से बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बॉक्स साइज में? बोले सर दिख रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटीन चैनल बोल देंगे इनको। ठीक है, इनको मैं बोल दूंगा प्रोटीन चैनल। किसी को कोई तकलीफ? बोले सर इसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं है। अरे आई नहीं बात समझ में? तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। तो मुझे बताओ फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है? 2 लेयर है। बीच में कौन पड़ा है? बोले सर बीच बीच में पड़े क्या हमारे? प्रोटीन। क्या पड़े हैं? प्रोटीन। इसीलिए क्या बोलते हैं फॉस्फोलिपिड के? फॉस्फोलिपिड नाम का कोई ओशियन है, उसके अंदर किसके आइसबर्ग मिलेंगे बेटा? प्रोटीन के। यस और नो?
आई नहीं यही बात समझ में। अब यहाँ आपको छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स, उनको क्या बोलेंगे हम? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल। अब जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बेटा? कोलेस्ट्रॉल। क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल। अब देखो यहाँ प्रोटीन आपको दो साइज में दिख रहे होंगे, एक तो ऐसा प्रोटीन है जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के केवल एक ही एंड पे दिख रहे, नहीं दिख रहा। बोला सर ये वाला प्रोटीन एक एंड पे है, ये वाला भी एक एंड पे है, लेकिन ये वाला प्रोटीन देखो पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है? क्रॉस। तो जो सेल मेम्ब्रेन के एक एंड पे मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? पेरीफेरल प्रोटीन। और जो दोनों एंड पे मिलेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? जो दोनों एंड में मिलेंगे उनको बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीग्रल प्रोटीन। तो कितने टाइप के प्रोटीन हो गए? दो। बोले सर एक तो हो गया पेरीफेरल प्रोटीन, वो कहां मिलेगा? बोले सर सेल मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे मिलेगा। अरे यस सुनो, एक हो गया मेरा इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या मिलेगा? अलोंग द होल सेल मेम्ब्रेन। आई यही बात समझ, मतलब पूरी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? ये क्रॉस। और ये फॉस्फोलिपिड की क्या हो गई हमारी बेटा? बाइलेयर। आई नहीं यही बात समझ में। यहाँ आपको ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है। अरे ये सुनो, ये किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के। किसके बने होंगे? प्रोटीन के। अरे क्लियर है सभी को? मुझे बताओ ये जो हेड वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट बेटा? हेड वाला पार्ट। ये हाइड्रोफोबिक होगा लिपिड का या हाइड्रोफिलिक होगा? कोई बता सकता है क्या? बोले सर ये जो हेड वाला पार्ट है ना, ये बना होगा किसका बेटा? ग्लिसरॉल का। किसका बना होगा? ग्लिसरॉल का। जो कैसा बेटा? पोलर पार्ट है। कैसा पार्ट है? पोलर पार्ट। तो मुझे बताओ हाइड्रोफिलिक होगा हाइड्रोफोबिक होगा? बोले सर ये होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। कौन सा पार्ट होगा बेटा? हाइड्रोफिलिक पार्ट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। द स्टडी शो, ये स्टडी हमको क्या बताती है? That the cell membrane is composed of the lipids। तो सेल मेम्ब्रेन किसके बनी है बेटा? लिपिड की। That are arranged in a bilayer। जो कैसे अरेंज है? दो लेयर्स के अंदर। The lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outward and side the hydrophobic tails toward the inner part। वो क्या कह रहा है कि जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना, मिलके बना है बेटा? लिपिड से। और लिपिड की कितनी लेयर है बेटा? दो लेयर है। क्या है? दो लेयर। इसीलिए क्या बोलेंगे हम? लिपिड की बाइलेयर। इसके अंदर देखो जो मेरा हेड वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा? हेड वाला पार्ट। ये तो ऊपर होगा, क्यों? ये क्या, कौन सा? हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफोबिक है? बोले सर ये वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, तो ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा? हाइड्रोफिलिक पार्ट। कौन सा पार्ट? हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो टेल वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। मतलब बोले सर इसको फोबिया है पानी से। आई यही बात समझ में? तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा ना वो तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। अब मुझे बताओ, कोई बता सकता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट किससे मिलके बना होगा? बोले सर बता सकते हैं, ये मिलके बना होगा फैटी एसिड से। किससे मिलके बना होगा? फैटी एसिड से। तो आपको एक तो ग्लिसरॉल दिखाई दे रहा है और दो किसके मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं बेटा? फैटी एसिड के। चलो आगे चलते हैं। This ensured that the non-polar tail of the saturated and unsaturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। अब ध्यान रखना, जो मेरी टेल है कौन सी है? हाइड्रोफोबिक। कैसी टेल है बेटा? हाइड्रोफोबिक। अगर ये पानी के टच में आ गई, किसके टच में आ गई बेटा? पानी के टच में, तो ये मेरी टेल हो जाएगी डेस्ट्रो। क्या हो जाएगी? डेस्ट्रो। तो मुझे बताओ इसको बचा के रखना पड़ेगा नहीं बचा के रखना पड़ेगा? तो मैं क्या करूंगा, हेड वाले ना उनको तो ऊपर कर दूंगा, और जो टेल वाले उनको बीच में वंडरवॉल फोर्स से क्या कर देते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। आई यही बात समझ में? तो मुझे बताओ टेल वाला पार्ट बच गया अपना? बोले सर बच गया। हेड वाला पार्ट बच गया? बोले सर बच गया। अब मैं बीच में किसके चैनल बना दे रहा हूँ बेटा? प्रोटीन के। किसके चैनल बना दिए? प्रोटीन के। तो सर अगर पानी वानी कोई भी चीज आएगी तो इन चैनल्स के थ्रू आ जाएगा, तो इन टेल्स वाले पार्ट के टच नहीं करेगा। तो मुझे बताओ क्या हाइड्रोफोबिक के टच में पानी आया क्या हमारा? बोले सर बिल्कुल भी नहीं आया। इससे क्या बात समझ में आई कि जो मेरा अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर मैं ऊपर ले गया यहाँ से घुमा के, तो मेरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? डैमेज। आई नहीं बात समझ में? चलो, the lipid component of the membrane mainly consist of the phosphoglyceride और phospholipid। जो बेटा लिपिड का कंपोनेंट है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? फोस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो बेटा फोस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है ना, वो प्रोवाइड करेगी क्या? फ्लूइडिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर ये लिपिड नहीं होता ना इसके अंदर, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। बिकॉज फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मुझे बताओ ये जो फॉस्फोलिपिड है किससे मिलकर बना? बोले सर एक तो ग्लिसरॉल से और एक फैटी एसिड से। तो बेटा फैटी एसिड का नेचर क्या है? फ्लूइडिटी का। किसका नेचर है? फ्लूइडिटी का। तो इसी फैटी एसिड की वजह से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर क्या रहेगी बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या रहेगी? फ्लेक्सिबिलिटी। आर लिक्विड इन नेचर। तो ये जो मेरा टेल वाला पार्ट है जो किसके बना है? फैटी एसिड का। ये कैसा रहता है नेचर में? लिक्विड। कैसा रहेगा बेटा? लिक्विड। चलो आगे चलते हैं।
The classified nature of lipid enable lateral movement of the protein in the overall bilayer। अब ये क्या कह रहा है, जो फ्लूइडिटी का नेचर है किसका, लिपिड की लेयर का, किसकी वजह से बेटा, फैटी एसिड की वजह से। किसकी वजह से, फैटी एसिड की वजह से। इसी वजह से क्या होता है बेटा, जो बीच में प्रोटीन फंसे रहेंगे, बीच में कौन फंसा रहेगा बेटा, प्रोटीन। आई नहीं, बात समझ में, अरे यस सुनो, ऐसे क्या होंगे बीच में बेटा, बीच बीच में प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन के चैनल्स है ना, ये भी मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो। किसी भी पार्टिकल को एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। अरे बोले सर ले जा सकते हैं, पर मान लो अगर ये फैटी एसिड नहीं होता, यहाँ फैटी एसिड नहीं होता, तो मुझे बताओ क्या ये सेल मेम्ब्रेन मूव कर पाती, नहीं। बोले सर ये जो फैटी एसिड है ना, इसी का नेचर क्या है, लिक्विड नेचर है इसका। कैसा नेचर, एक तरीके से लिक्विड है, मतलब आई नहीं बात समझो। ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा किसको, सेल मेम्ब्रेन को। किसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन को। इतना समझ में आ गया, बोले सर इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू मूव विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट फ्लूइडिटी। तो बेटा ये जो फ्लूइडिटी मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर की वजह से। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, फैटी एसिड। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन वेरियस फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ फंक्शन एंड इंटरसेलुलर जंक्शन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सीक्रेशन एंड सेल डिवीजन। तो इतनी सारी चीजें होती है ना, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एक्सोसाइटोसिस होता है कि सेल को किसी चीज को अपनी सेल से बाहर निकालना है, एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि किसी पार्टिकल को सेल को अपने अंदर लेना। आई नहीं बात समझ में। तो इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, फ्लेक्सिबल। कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। उस फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कौन करेगा, फैटी एसिड। कौन प्रोवाइड करेगा, फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया, इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल बताया, किसके पार्टिकल थे बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल। किसके पार्टिकल थे, कोलेस्ट्रॉल के। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आर द मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये कह रहा है कि यार चलो ये फैटी एसिड की वजह से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर तो कैसी होगी, फ्लूइडिटी हो गया, इसका नेचर एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो गई। लेकिन मुझे बताओ ऐसे तो सेल मेम्ब्रेन के टूटने के चांस रहेंगे नहीं रहेंगे। बोले सर सेल मेम्ब्रेन टूट गई तो इसका मतलब सेल ही डैमेज हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में क्या मिलेंगे बेटा, कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल। किसके पार्टिकल मिलेंगे बीच बीच में, बोले सर यहाँ बीच बीच में मिलेंगे हमारे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल। अब ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल का काम क्या है, केवल रिजिडिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड कराएगा ये प्रोवाइड कराएगा बेटा सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी। इतनी बात आई नहीं समझ में। तो मुझे बताओ फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से मिलेगी, बोले सर फैटी एसिड की वजह से। रिजिडिटी मिलेगी मेरा कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्लियर सभी को। सो इन हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से क्या होगा बेटा, जो मेरी प्रोटीन की लेयर है और जो प्रोटीन बीच में पड़े हुए हैं, किसके बीच में, जो मेरा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीच में, ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन को एक स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो क्या कह रहा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या रहेंगे, एब्सेंट। तो मुझे बताओ वो यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में थोड़ी सॉफ्ट रहेगी नहीं रहेगी, बोले रहेगी सर। thus हाइपेनोइड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो बोले सर ऐसे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो वो सेल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो उसकी जगह मिलता है बेटा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होपेनोइड्स। क्या मिलेंगे, होपेनोइड्स। किसकी जगह मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल की जगह पे। कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, होपेनोइड। और क्या करेंगे, इसको फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसके बाद। अब बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रोटीन की। टू टाइप ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन है, बोले सर 2 टाइप के प्रोटीन है, अभी आपने बताए थे। एक तो कौन सा प्रोटीन होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा। एक होगा सर पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन कहाँ मिलेगा, बोले सर पेरीफेरी पे मिलेगा, ऊपर ऊपर। आई नहीं बात समझो, या फिर नीचे नीचे। इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेगा सर, बोले पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मिलेगा। अरे ये सुनो, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन होगा एक तो मेरा, कौन सा प्रोटीन होगा बेटा, इंटीग्रल। सेकंड कौन सा होगा, पार्शियली ब्यूरेट, मतलब थोड़ा सा एक साइड में धसा हुआ। आई नहीं बात समझ में। दीज प्रोटीन आर टाइटली बाइंड विद द फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड के साथ ऐसे प्रोटीन जो कौन से इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन है, एक तरीके से टाइटली बंधे होंगे। Thus they cannot easily remove from the membrane। तो उनको आसान नहीं बेटा निकालना वहां से। आई नहीं बस, क्योंकि वो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए, सभी जगह जुड़े हुए हैं। अरे सुनो, लेकिन बात करते हैं किसके, पार्शियली ब्यूरेट, जो थोड़ा बहुत क्या है कनेक्टेड है, ठीक है।
अब मुझे तो सब इंटीग्रल प्रोटीन विच आर टोटली ब्यूरिड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तो कंप्लीट थिकनेस के अंदर क्या रहेंगे बेटा वो 10 हुए। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड टनल या फिर चैनल प्रोटीन। देखो तो बेटा ये जो मेरे प्रोटीन है जो पूरी फोस्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर होंगे, इनको मैं बोल सकता हूं क्या, टनल प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं बेटा, टनल प्रोटीन। इसकी जगह मैं एक टर्म और यूज कर सकता हूं जिसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे बेटा अपन चैनल। क्या बोलेंगे बेटा, चैनल। आई नहीं बात समझ, या तो बोल दूंगा मैं टनल प्रोटीन या बोल सकता हूं मैं क्या, चैनल प्रोटीन। किसी को तकलीफ, बोले सर कोई तकलीफ नहीं, आगे चलो आप तो ठीक है। विच प्रोवाइड ए पैसेज, जो क्या प्रोवाइड करेंगे, पैसेज मतलब रास्ता प्रोवाइड करेंगे। आई नहीं बात समझे। फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, किसके मूवमेंट के लिए बेटा, पानी के मूवमेंट के लिए। सॉल्युबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ जो अपनी पूरी मेम्ब्रेन है उसके अंदर मुझे बताओ कोई भी सोल्युबल मटेरियल है जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, मुझे बताओ क्या इन चैनल्स के थ्रू आ सकता है, नहीं आ सकता। बोले सर आ सकता। आई नहीं आई बात समझ में। तो मेरे पास कितने टाइप के प्रोटीन हो गए, 2 टाइप के। एक तो कौन सा हो गया बेटा, जो पूरी तरीके से धसा हुआ है, और एक कैसा है, पार्शियली धसा हुआ है। अब मैं दूसरे को बोलूंगा पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आई नहीं बात समझ में। दीज आर सुपरफिशियली अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर। क्या कह रहे हैं कि जो लिपिड लेयर है ना उसके टॉप या बॉटम पे ये कैसे अरेंज होंगे, एकदम ढीले ढाले से अटैच होंगे। बोले सर कैन बी सेपरेटेड इजीली, और इनको इजीली क्या कर सकते हैं अपन, सेपरेट। ठीक है। These protein have enzymatic activity, और इन प्रोटीन का काम क्या है, क्या बोल रहे हैं बेटा हम, जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। इसका सिंपल सा काम है क्या, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कौन सी एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इन सभी को परफॉर्म करवाने में कौन हेल्प करेगा हमारा, बोले सर ये पेरिफेरल प्रोटीन हमारी मदद करेंगे। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आर इन्वॉल्व टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखो यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है आपको, बोले सर मुझे ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है, इसके अंदर हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, आया नहीं आया समझ में। और यहाँ पर बेटा ऐसा है ना, ग्लाइकोलिपिड से होता है, क्या होता है बेटा, शायद इस डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ। ठीक है। ग्लाइकोलिपिड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे एक तो मिलेगा क्या, ग्लाइकोलिपिड, एक मिलेगा बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों का काम क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंपल सा काम क्या है, इनकी सरफेस पे क्या जुड़े रहते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। मतलब इनकी सरफेस पे जुड़े रहेंगे क्या, शुगर। क्या जुड़े रहेंगे, इसका मतलब शुगर से मिलके कौन बना है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों के अंदर क्या है, शुगर। तो जैसे ही कोई दूसरी सेल आएगी इस सेल मेम्ब्रेन के पास, तो ये सेल मेम्ब्रेन उस सेल को पहचान लेगी। आई नहीं बात समझ। इसलिए क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। अपन ने पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर 1% ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो इन्हीं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर मिलता है। आई यही बात समझ में। तो बोले सर ये कोई भी दूसरी सेल आएगी ना उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसलिए क्या कहते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या करेंगे, हमारी मदद। आया नहीं आया इतना समझ में, बोले सर इतना आ गया समझ में। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल रिकॉग्नाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन। मुझे बताओ फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, बोले सर एक एग होता है एक स्पर्म होता है। आई नहीं आई बात समझो। उनके अंदर भी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। और बोले सर उनके ऊपर भी क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक दूसरे को पहचानने में क्या करेंगे वो मदद। वेयर स्पर्म एंड एग रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड ब्लड एंटीजन। ब्लड एंटीजन भी इसी तरीके से एक दूसरे को क्या करता है बेटा, रिकॉग्नाइज। सुना होगा ना, ब्लड के ऊपर शुगर होती है, क्या होती है ब्लड के ऊपर, शुगर। वो एक दूसरे को पहचानने में मदद करेंगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि किसी को दूसरे का ब्लड हमको जब चढ़ाना है, मान लो कोई किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि सबके ऊपर जितने भी ब्लड ग्रुप है अलग अलग क्या मिलेंगे बेटा, शुगर्स। ऑन द basis of most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it। तो मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बोले सर एक तो प्रोटेक्ट करेगा, इसके अलावा सेल के अंदर या बाहर किसी चीज को भेजना उसको क्या करेगा, ये डिसाइड। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया प्रोटीन चैनल्स के बारे में, किसके बारे में बताया बेटा, प्रोटीन चैनल्स के बारे में। तो प्रोटीन चैनल्स का काम क्या था, बोले सर प्रोटीन चैनल्स का सिंपल सा काम था, वाटर कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसको पास कर देगा। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल वो मान लो किसी सेल के अंदर है, उसे किसी दूसरे सेल के अंदर भेजना है, तो पहली वाली सेल क्या करेगी, उसको पानी के अंदर मिक्स करेगी, किसके अंदर सोलेबल करेगी, वाटर के अंदर सोलेबल करेगी, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर देगी। तो दूसरी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी सर प्रोटीन चैनल होंगे, उन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू वो वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा सर, पास। सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट।
ठीक है, मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन चैनल्स के बारे में बताया नहीं बताया, बोले सर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने बताया प्रोटीन चैनल्स होते हैं, तो ध्यान रखना जो प्रोटीन चैनल है उनको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज पानी के साथ घुल के चली जाएगी ना, जैसे अपने घर का मेन गेट है, अरे सुनो तो वो खुला ही रहता नहीं रहता हमेशा, उसको हमने ओपन करा और उसके अंदर चले गए। लेकिन मुझे बताओ जैसे किसी को रूम के अंदर घुसना है, धक्का देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बोले सर एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतनी बात आई नहीं, ये बात समझ में। तो अगर सेल के अंदर कोई भी चीज आ रही है और उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ा था एक हमने, उसके अंदर क्या बताया कि बोले सर किसी भी मैटर के पार्टिकल का नेचर होता है कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ। आई नहीं यही बात समझ में? तो बोले सर डिफ्यूजन के थ्रू भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कर सकते हैं? वो एक दूसरे को पास कर सकते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैंने कहा, ठीक है, एक डायग्राम देखना, मैंने एक सेल ले ली, क्या ले ली बेटा? सेल। इसके चारों तरफ का जो भी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है बेटा? बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। इसके बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सुनो, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। क्लियर है सभी को? तकलीफ है? तो बेटा न्यूक्लियस के बाहर कौन मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन मुझे बताओ सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ है? बोले सर ये सेल के अंदर तो थोड़ा सा ही कार्बोहाइड्रेट है, इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है कार्बोहाइड्रेट की? बोले सर सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। तो मैंने क्या बोला? डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आएगा? बोले सर अपनी हाई कंसंट्रेशन से आएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे प्रोटीन चैनल अभी बताए नहीं बताया? बोले सर बताए थे। तो ये पानी के साथ घुल के कहाँ जाएंगे मेरे? साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएंगे बेटा? साइटोप्लाज्म में। मुझे बताओ जो मेरा कार्बोहाइड्रेट था वो सेल से बाहर क्यों नहीं गया, सेल के अंदर ही क्यों नहीं आया? बोले सर यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या थी? कम। और बाहर कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा। किसकी ज्यादा थी? कार्बोहाइड्रेट की। इतना सभी के समझ में आ गया? अभी मिलते हैं थोड़े से एक ब्रेक के बाद। बेटा देखो बात समझो क्या है चक्कर। देखो सेल ऐसा नहीं है यूट्यूब पे किसी ने पढ़ा नहीं रखा, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा और बहुत बेहतर बेहतर टीचर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है? जैसे मैंने बताया फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, बताई नहीं बताई? उसके अंदर मैंने आपको दो एंड बताया, एक बार प्रैक्टिकल समझना, ठीक है? बोले सर एक तो होगा हाइड्रोफोबिक, एक होगा हाइड्रोफिलिक। बोले सर जो पोलर वाला पार्ट है वो तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोफिलिक। जो किसका बना होगा सर? ग्लिसरॉल का। टेल वाला पार्ट किसका बना होगा? बोले सर वो फैटी एसिड का बना होता है, इसलिए वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। आई नहीं यही बात समझ में? तो बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा बिल्कुल समझा समझा के कि सर ये लिपिड की बाइलेयर होती है वो ऐसे ही क्यों होती है। अरे आई नहीं यही बात समझ में? ऐसे क्यों नहीं होती? तो इसका रीजन समझ में आया नहीं आया? क्योंकि सर इन दोनों के बीच में क्या होगा सर? वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अरे क्लियर है सभी को? आया नहीं आया समझ में? बोले सर अगर इनके बीच में ऐसे प्रोटीन चैनल नहीं हो और मान लो वाटर इनके अंदर डायरेक्टली चला जाए, तो बोले सर इसीलिए भी डैमेज हो सकती है। इसीलिए सर यहाँ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। तो कोई भी चीज आएगी तो किसके थ्रू आएगी? केवल प्रोटीन चैनल्स के थ्रू। तो प्रोटीन होने का रीजन समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इस नेचर के अंदर ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई भी चीज ऐसे बना दी। अरे ये सुनो, इवोल्यूशन हुआ तो जब चीजें बनी तो बेटा हम सबसे एडवांस माने जाते हैं इस अर्थ पे। अरे आई नहीं ये बात समझ में? तो जो ऑर्गेनिज्म है ना ह्यूमन, वो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो जब हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, मुझे तो सेल अपने अंदर है नहीं, तो इस चीज को तो मजे से पढ़ो, इसमें इतने बोर क्यों रहे हो? आया नहीं आया समझो? अब आपके एग्जाम में आ जाता है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर? आई नहीं यही बात समझो? बोले सर ये होगा। क्लियर है? किसी को तकलीफ है? किसकी बाइलेयर है? बोले सर लिपिड की बाइलेयर। आया नहीं आया समझ में? तो मिलते बेटा एक ब्रेक के बाद।